प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय बौरीवंशी। हम कक्षा 12वीं की फिजिक्स तथा एमपीटीईटी वर्ग 2 में जो फिजिक्स का जो चैप्टर है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अपने चल रहे हैं उसी से संबंधित एक नया वीडियो अपन लेकर आए हैं। ये अपना जो टॉपिक है इकाई 14 का है, जिसमें प्रकाश का अपवर्तन के बारे में अपन आज देखेंगे। इसके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो पिछली विगत कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अर्थात एमपी बोर्ड हो गया या यूपी बोर्ड हो गया या बिहार बोर्ड हो गया। इनमें जो है जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं टीईटी से संबंधित, उसमें ये क्वेश्चन जो है अधिकतर बार पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से अपन देखते हैं। तो चलिए सभी बच्चे नोट करते जाएंगे, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए, जिससे अधिक से अधिक छात्रों तक ये जो टॉपिक है पहुंच सके। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा? ठीक है, तो यहां पर क्या है कि साफ साफ कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है कांच का अपवर्तनांक। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो हमने क्या है कि हम जानते हैं कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो यहां पर अपन लिखते हैं कि चूंकि जब इसे हल करेंगे तो हम देखते हैं कि दिया है हम जानते हैं कि दो प्रकार के अपवर्तनांक होते हैं, एक होता है निरपेक्ष और दूसरा होता है सापेक्ष। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक में हम क्या जानते हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण वायु या निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में जाए, जैसे मान लो वायु से या निर्वात से कांच में जाए, तो हम उसे कांच का अपवर्तनांक कहेंगे। वायु या निर्वात से पानी में जाएगी तो हम उसे पानी का अपवर्तनांक कहेंगे। लेकिन सापेक्ष में ऐसा नहीं होता, कंडीशन नहीं होती। उसमें किसी भी माध्यम से किसी भी माध्यम में प्रकाश किरण जा सकती है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि यदि कांच से पानी में जा रही तो हम पानी का अपवर्तनांक नहीं कहेंगे। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में हम कहते हैं कि उसमें कंडीशन होती है कि वायु या निर्वात से कांच में जाना चाहिए। तो यहां पर भी कह रहा है क्या कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, यानी हम समझ गए कि जो प्रकाश किरण है या तो वायु से जा रही होगी या निर्वात से जा रही होगी, लेकिन जा कहां रही है, कांच में। तो यहाँ पर लिखते हैं कि कांच का अपवर्तनांक यदि 1.5 है तो हम लिख सकते हैं कि ए म्यू जी बराबर कितना है, 1.5 या ए म्यू जी बराबर 1.5 को हम लिख सकते हैं 15/10। हमसे क्या पूछ रहा है कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यानी उल्टा करना है। और प्रकाश की उत्क्रमणिता के सिद्धांत के आधार पर क्या बतलाया गया कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। अर्थात यदि हम इसे, ये ए म्यू जी है, हम इसे यदि ये लिखें कि जी म्यू ए, तो ये जो संख्या है ये क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। यानी ये लिखा है 15/10, तो क्या हो जाएगा बराबर 10 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, काट देते हैं अपन। यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से भाग दे देते हैं तो 3 शून्य। यहाँ पर कितना हो जाएंगे 20, 3 छंग 18, 3 छंग 18, यही प्रक्रिया लगातार चलती जाएगी। तो हम लिख सकते हैं 0.07, ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखने के लिए है कि यहाँ पर प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत लग रहा है कि प्रकाश की उत्क्रमणिता के सिद्धांत के आधार पर एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। यानी यहाँ पर ए म्यू जी बराबर 15/10 था, तो जी म्यू ए बराबर 10/15 हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरा यहाँ पर क्या सीखने को मिल रहा है कि अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक में कंडीशन क्या होती है कि प्रकाश किरण वायु या निर्वात से किसी अन्य माध्यम में जाए, जैसे वायु या निर्वात से कांच में जाएगी तो किसका अपवर्तनांक है, कांच का। वायु या निर्वात से पानी में जाएगी तो किसका अपवर्तनांक है, पानी का। ठीक है, लेकिन जैसे यहां पर दिया गया है कांच का अपवर्तनांक, तो कांच का अपवर्तनांक का मतलब क्या होगा कि प्रकाश किरण वायु या निर्वात से कहां जा रही, कांच में जा रही, तो कांच का अपवर्तनांक। लेकिन यदि हम यहां पर बोले कांच से वायु में जा रही, तो वो वायु का अपवर्तनांक नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशन क्या है, वो कौन सा अपवर्तनांक में बदल गया, सापेक्ष में। किसमें बदल गया, सापेक्ष। ठीक है, तो ये सभी को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो हमसे क्या है बन जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं यहाँ पर।
दूसरा क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो वायु में प्रकाश की चाल, तो हम यहाँ पर फिर से जो हमको दिया रहता वही लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया गया है यहाँ पर, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल VA बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये दी गई है। ठीक है, 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच, यानी कांच का अपवर्तनांक दिया गया है। कांच का अपवर्तनांक म्यू बराबर कितना दिया गया है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 वो कह रहा है कि इसमें प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो कांच में प्रकाश की चाल अपन को ज्ञात करना है। कांच में प्रकाश की चाल यानी हमको VG बराबर क्या है, अज्ञात है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि ये कांच का अपवर्तनांक कह रहा है तो प्रकाश कण कहां से जा रही है, वायु से कांच में, वायु से कांच में। अर्थात हम लिख सकते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, अपन डिटेल से थोड़ी सी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको समझ में आए, फिर हम इसको आसानी से, चूंकि परीक्षा में आएंगे तो हम आसानी से विकल्प में जल्दी से इसको हल कर सकते हैं। तो अपवर्तनांक यानी क्या हो जाएगा, ये कौन सा अपवर्तनांक है, निरपेक्ष, क्या हो जाएगा, AμG बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे क्या होता है, कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये सूत्र होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। अब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसका मान कितना दिया गया है, 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 बराबर वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ बटे कांच में प्रकाश की चाल हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, VG, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, तो VG बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ बटे कितना हो जाएगा, 1.5, 1.5 का गुणा 2 में करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3, यानी 2 बार जाएगा। कितना बचा, VG बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कांच में प्रकाश की चाल होगी, कांच में जो प्रकाश की चाल होगी वो कितनी होगी, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन क्वेश्चनों को कितने आसान तरीके से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, और यही क्वेश्चन जो है विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए अपन अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे अपन। कांच व जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 5/2 है। ठीक है, कांच व जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 5/2 है। तो कांच व जल में प्रकाश की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, हम इसे जल्दबाजी ना करें, बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि इसमें गलतियां होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब क्या होगा कि प्रकाश कण वायु या निर्वात से कहां जा रही है, किसी माध्यम में जा रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कांच व जल के, यानी स्वाभाविक है कांच का कह रहा है या जल का कह रहा है, यानी ये यदि कांच कह रहा तो वायु या निर्वात से कहां जा रही, कांच में। यहाँ पर वायु या निर्वात से कहां जा रही, जल में जा रही है, यानी इस प्रकार से है। तो यहाँ पर जब अपन लिखेंगे तो लिखते हैं, यहाँ पर जब हल करेंगे तो दिया है ना, यहाँ पर लिखते हैं दिया है, क्या दिया गया है कि कांच व जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक 4/3 व 5/2 है। अर्थात क्या, AμG बराबर है 4/3 और जल का AμW बराबर दिया गया है कितना, 5/2। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है, हम यहां लिखते हैं ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि कांच व जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। कांच व जल में प्रकाश की चाल अर्थात क्या, कांच यानी G, म्यू क्या हो जाएगा, जल अर्थात क्या हो जाएगा W बराबर क्या है, ज्ञात है।
ये क्या है, अज्ञात है भाई। इसी को तो अपन कह सकते हैं, या इसी को क्या कह सकते हैं, या Vg यानी कांच में प्रकाश की चाल बटे W का मतलब क्या हो जाएगा, पानी में प्रकाश की चाल, यही तो अज्ञात है। ठीक है, चलिए इसका एक फार्मूला होता है, हम याद रखें। चलिए देखिए फार्मूला क्या है, ध्यान से देखिए। कभी भी जो प्रकाश किरण है, प्रकाश की उत्क्रमणिता के सिद्धांत के आधार पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाएगी तो दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम और तीसरे माध्यम से चौथे माध्यम में जाएगी। अर्थात इसके फार्मूला कैसे लिखें, मान लो वायु से कहां जा रही है, कांच में, ध्यान दीजिएगा, वायु से कहां जा रही है, कांच में, तो कांच से कहां जाएगी, कोई तीसरा माध्यम क्या हो गया, पानी, पानी में जाएगी। अब पानी से ही कहां जाएगी, जो अगला माध्यम है, मान लो वायु है तो यहां जाएगी। इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1, a म्यू जी इंटू जी म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू ए बराबर 1। यहां फार्मूला लिखते समय ये ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल 1 से होने चाहिए, और पहला माध्यम आखिरी माध्यम ये भी क्या होना चाहिए, 1 सा होना चाहिए। तब कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, जिनके जिनके मान हमको पता है वो मान रख देते हैं। a म्यू जी का मान कितना है, 4/3 है। a म्यू जी का मान कितना है, 4/3 इंटू यहाँ g म्यू w इंटू, हम देखते हैं ये जो मान है w म्यू a है, जबकि हमारे पास दिया गया है, सॉरी इसको यहाँ पर w लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये क्या है, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक था, a म्यू w वाटर। ठीक है, अब ये जो मान है w म्यू a, हमको हमारे पास है a म्यू w। हम यहाँ पर कौन सा सिद्धांत लगाएंगे, प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत। प्रकाश की उत्क्रमणिता के सिद्धांत के आधार पर क्या होता है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। अर्थात यदि a म्यू w 5/2 है तो w म्यू a बराबर कितना हो जाएगा, 5/2 की जगह कितना हो जाएगा, 2/5। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं w म्यू a की जगह, यहाँ पर 5/2 की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 2 कितना हो जाएगा, 5 बराबर कितना, 1। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। यहाँ पर 5/2 ना लिख के इसकी जगह हम कितना लिखे हैं, 2/5। अब इनका गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8 बटे 5 तिया 15 इंटू जी म्यू डब्ल्यू बराबर कितना, 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 15 का गुणा 1 में करेंगे तो जी म्यू डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 15 एकम 15, यहाँ पर ये आ गया, बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8। ये किसका माना गया, जी म्यू डब्ल्यू का, जी म्यू डब्ल्यू। जी म्यू डब्ल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, कांच में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल, या हम लिख सकते हैं जी वी जी अपान वी डब्ल्यू बराबर 15 बटे कितना हो जाएगा, 8। अर्थात कांच में प्रकाश की चाल और पानी में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा वो 15 अनुपात कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा, सभी बच्चों को। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीके से अपन ने देखा। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उनको जरूर नोट करते जाया कीजिए आप लोग कि कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर हमको ये चीजें ध्यान रखने योग्य है। ठीक है, दूसरा क्या ध्यान रखने योग्य है कि यदि हमको a म्यू w दिया गया है और w म्यू a बोल रहा है तो हमको व्युत्क्रम करना है उसका। क्यों, यहाँ पर प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत लग रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यदि उसके मार्ग को उलट दिया जाए तो जिन मार्गों से प्रवेश करती है उन्हीं मार्गों से वापस लौट जाती है। अर्थात एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, चलिए अपन और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिख तो रहा है बहुत छोटा है लेकिन ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लॉजिक लगता है। यहां पर क्या कह रहा है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका क्रांतिक कोण कितना है, 45 अंश है। यानी हमको क्रिटिकल एंगल दिया गया है कि 45 अंश है और उस माध्यम में प्रकाश की चाल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम यहां लिखते हैं, सबसे पहले दिया है, ध्यान से देखते हैं कि क्या दिया गया है कि यहां पर क्रांतिक जो कोण है यानी IC बराबर दिया गया है 45 अंश। ठीक है, अब यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित ये सवाल है। ठीक है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि इसका जो फार्मूला होता है, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है कि म्यू बराबर 1/sin IC या कोस XC भी आप लिख सकते हैं। तो म्यू का मतलब क्या है कि प्रकाश किरण एक माध्यम से उस माध्यम में जा रही है
उस माध्यम में जा रही जिसका वो अपवर्तनांक है। जैसे वायु से कांच में जा रही तो कांच का अपवर्तनांक है, वायु से पानी में जा रही तो पानी का अपवर्तनांक है। यानी यहाँ पर स्पष्ट है कि ये जो म्यू बराबर 1 कितना साइन आई सी है। अब ये कह रहा है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। अब वो माध्यम कोई भी हो सकता है, वो माध्यम कोई भी सकता है, मान लो कांच हो जाए या पानी हो जाए, कोई भी ऐसी। तो यहाँ पर म्यू बराबर कितना है 1 साइन आई सी। तो हम यहाँ पर मान ले कि माना हुआ है जो माध्यम मान लो क्या है, कांच है, मान लो वह माध्यम क्या है, कांच है। तो क्या हो जाएगा ए म्यू जी बराबर 1 कितना हो जाएगा साइन कितना आई सी। अब ए म्यू जी का मतलब क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल, यानी कांच यानी जिसमें हम प्रकाश की चाल ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कह नहीं रहा कि कांच हो, लेकिन हम मान रहे हैं। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा साइन कितना आई सी। अब वायु में प्रकाश की चाल तो हमको पता है कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर अब चूंकि क्या है, चूंकि वी ए यानी वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो ये कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ बटे कितना हो जाएगा वी जी बराबर 1 साइन आई सी का मान कितना है 45 अंश। आई सी का मान कितना है 45। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसका यहाँ हम गुणा कर देते हैं, इसका यहाँ गुणा कर देते हैं। तो वी जी बराबर कितना हो जाएगा 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ गुणित कितना हो जाएगा साइन 45। अब साइन 45 का मान कितना होता है 1/2 है ना। तो वी जी बराबर 3 × 10⁸ गुणित इसका मान है 1/2। हम 1/2 का परिमेयकरण कर देते हैं। तो वी जी बराबर 3 × 10⁸ गुणित कर्णी 2 बटे कितना हो जाएगा कर्णी 2 गुणित कर्णी 2। ठीक है, अब वी जी बराबर ये कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ गुणित कर्णी 2 का मान कितना होता है 1.414 बटे कर्णी 2 का कर्णी 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2। ठीक है, वी जी बराबर 3 का गुणा कर देते हैं, 3 × 12 के 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 3 × 12 के 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 अंक बाद दशमलव बटे कितना हो जाएगा 2 गुणित 10 की घात कितनी हो जाएगी 8, 2 का भाग दे देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 दशमलव 2 एकम 2, 2 दूनी 4 2 एकम 2। तो वी जी बराबर कितना आ जाएगा 2.21 2.121 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। यानी उस माध्यम में प्रकाश की जो चाल होगी, उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी 2.212 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होगी, जिसका क्रांतिक कोण कितना हो 45 अंश हो। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस सवाल को भी बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलिए और भी अपन बहुत ही रोचक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम प्रकाश के अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको अपन आज देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन तथा क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए प्रकाश का जो अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। और विचलित होने का कारण क्या है कि जितने भी माध्यम होते हैं, चाहे विरल माध्यम हो चाहे सघन माध्यम हो, जैसे भी माध्यम होते हैं सभी में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। और प्रकाश की चाल अलग अलग होने के कारण ही ये प्रकाश किरणें जो होती है अपने मार्ग से क्या होती है, कहीं दूर हटती हैं, अविलंब की ओर, अविलंब से कहीं अविलंब की ओर झुक जाती हैं, और यही कारण है कि वो क्या हो जाती हैं, विचलित होती हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित कौन कौन से उदाहरण होते हैं, जैसे देखें प्रकाश के अपवर्तन से तालाब की तली ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तालाब की तली ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, यानी हम जब देखें तालाब के पास जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे वहां पर उथला हुआ है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर प्रवेश करते हैं तो बहुत ज्यादा गहरा होता है। तो जो तालाब की तली ऊपर उठी हुई दिखाई देती है उसका कारण क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन ही है। दूसरा, सीधी छड़ पानी में मुड़ी हुई दिखाई देती है ना। आप लोग भी देखे होंगे, ये प्रयोग किए होंगे कि हम यदि छड़ को या लकड़ी को बिल्कुल सीधे सीधे ऐसे डुबोते हैं तब तो सीधे दिखाई देगी, लेकिन जैसे हम हल्का तिरछा करते हैं तो हम इतना तिरछा किए पता चला वो ऐसे तिरछा हो जाती है।
बहुत ज्यादा तिरछा हो जाती है। तो वो जो तिरछा दिखाई देती है उसका भी रीजन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, फिर दृष्टि से ओझल सिक्का बीकर में पानी डालने पर पुनः दिखाई देने लगता है। चलिए अपन एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। यानी यहां पर क्या, मान लो अपने पास एक बीकर है, ठीक है, ये देखिए एक बीकर अपन बना लें, ये हो गया बीकर, ठीक है। अब हम इसमें एक सिक्का रख देते हैं, ये रखा हुआ है सिक्का, हम यहां से देखते गए, ठीक है, ये यहां से देख रहे होते हैं, यहां से जब तक देखे तो सिक्का दिखाई दे रहा था, थोड़ी से यहां तिरछा हुए तो वो सिक्का अब दिखाई देना बंद हो गया, क्योंकि हमारी यहाँ पर ये जो यहां से जो प्रकाश कण जा रही है इसमें टकराने लगे, ये हमारे आंख में दिखाई नहीं दे रहा। अब हम किसी व्यक्ति से बोलते हैं कि चलो इसमें पानी डालते जाओ, ये इसमें पानी ऐसे डालते गए, ठीक है, इस प्रकार से लगातार हम पानी भर दिए। जैसे जैसे पानी भरते जाते हैं वो सिक्का जो हमको दिखाई नहीं दे रहा था वो फिर से दिखाई देने लगा। क्या हुआ, ध्यान से देखिए, प्रकाश कण, चूंकि प्रकाश का किसी वस्तु का दिखाई देना किस पर निर्भर करता है, किसी वस्तु का दिखाई देना, जब कोई प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर प्रवेश करती है तो वस्तु हमको दिखाई देती है। ठीक है, यानी स्वाभाविक सी बात है, इस सिक्के से दो प्रकाश किरणें जा रही हैं। पहली प्रकाश किरण बिल्कुल सीधे चली गई, ये देखिए बिल्कुल सीधे चली गई, क्योंकि ये जो प्रकाश किरण होती है अभिलंबवत होती है, तो अभिलंबवत होने के कारण ये विचलित नहीं होती है, बिल्कुल सीधे के सीधे निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण यहां से, ये देखिए यहां से इस तरह से जाती है ऐसा। अब प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है, ये पानी है, पानी कौन सा माध्यम हो गया, सघन, और सघन से कहां जा रही है, विरल में जा रही है, क्योंकि बाहर क्या है, वायु है। जब सघन से विरल में जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है, सघन से विरल में जाएगी तो प्रकाश किरण जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, यानी वास्तव में इस प्रकाश किरण को यहां जाना चाहिए था, लेकिन यहां ना जाके ये प्रकाश किरण कहां चली गई, थोड़ी सा अभिलंब से दूर हटी, क्योंकि विरल से सघन में जाती है, यानी इस दिशा में चली गई। ठीक है, इस दिशा में चली जाती है, ये ऐसे। अब जब हम इसी प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो वो कहां पर जाके टकराती है, यहां पर जाके टकराएगी। अर्थात ये जो वस्तु है, ये जो सिक्का है, इसका आभासी प्रतिबिंब कहां पर बना, यहां पर बना। यानी ये सिक्का मान लो ए स्थिति पर रखा हुआ था तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, बी पर, और बी पर क्या, यहां से यहां तक ये आभासी ऊंचाई हो गई, ये ऐसे उठे हुए दिखाई देने लगा। यानी वही सिक्का जो हमको दिखाई नहीं दे रहा था, वही सिक्का हमको क्या होने लगा, दिखाई देने लगा। ये किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वास्तव में सिक्का तो वही है, वास्तव में सिक्का वहीं रखा हुआ है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण, चूंकि प्रकाश कण कहां से कहां चली गई, जाना था कहां, ये सीधे, लेकिन यहां न जाके वो क्या हो गई, अभिलंब से दूर चली गई, यानी यहां चली गई। और जब हमने इसको पीछे बढ़ाया, क्योंकि पीछे बढ़ा रहे इसलिए वहां पर वास्तविक नहीं कह रहे, क्या बोल रहे, आभासी। तो आभासी प्रतिबिंब कहां बना, बी के पास, तो वह सिक्का, इस सिक्के का प्रतिबिंब यहां पर बना। अब यही सिक्का जो यहां से हमको दिखाई नहीं दे रहा था, यहां से देखते हैं तो हमको स्पष्ट रूप में दिखाई देने लगता है। तो ये सब किसके कारण संभव हुआ, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जो यहाँ पर देखें विभिन्न प्रकार से जो पूछे, यहाँ पर तालाब की तली ऊपर उठी हुई दिखाई देती, वो यही है रीजन। फिर दूसरा अपन बोले सीधी छड़ पानी में मुड़ी हुई दिखाई दे, तो वास्तव में क्या है, यदि देखा जाए तो ये देखिए वास्तव में छड़ ये थी, ठीक है, लेकिन हो क्या गया, यहां पर उसकी प्रकाश कण आ गई, तो ये मुड़ी हुई दिखाई, छड़ तो ऐसी ही रखी हुई है लेकिन दिखाई कैसे दे रही, इस तरह से मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मुड़ी हुई दिखाई देने का मतलब ही यही था, दृष्टि से ओझल सिक्का बीकर में पानी डालने पर दिखाई देने लगना। तो ये भी इसका प्रकाश का अपवर्तन का कारण हो गया। अगला है तारे वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देना, तो ये भी इसका रीजन होगा। वास्तविक ऊंचाई से, ना जहां पर उसकी ऊंचाई होगी उससे ज्यादा दूरी तक अपन को दिखाई दे रहे होते, तो ये भी इसका एक उदाहरण होगा। तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ग्रह नहीं। ध्यान दीजिए, ये थोड़ी सी अलग है। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ग्रह नहीं। तारों के पास स्वयं का प्रकाश है, ग्रहों के पास तो नहीं है। तो जब तारे उतने दूर से, स्वाभाविक है सूर्य भी तारा है लेकिन पास का तारा है, ऐसे तारे जो ग्रह अपन को दिखाई दे, इनके पास भी सूर्य जैसे प्रकाश है, लेकिन इतने ज्यादा दूर है कि वो इतने छोटे छोटे दिखाई देते हैं।
यहाँ पर तो हम जब तारों को देखते हैं तो उनसे आने वाला प्रकाश जो होता है कई करोड़ों किलोमीटर की दूरी से आता है, और जब कई करोड़ों किलोमीटर की दूरी से आएगा तो बीच में जो माध्यम होंगे, कहीं पर सघन माध्यम होगा, कहीं विरल माध्यम होगा, कहीं माध्यम ही नहीं होगा। तो क्या होगा, प्रकाश कण जब वहां से अपने पास तक आती होगी अपने आंखों तक, तो वो क्या होती होगी, कभी अभिलंब से दूर हटती होगी तो कभी अभिलंब के पास चली जाती होगी, कभी दूर हटती होगी तो कहीं पास चली जाती होगी। ऐसे करके हजारों बार उसका, लाखों बार उसका क्या होता होगा, अपवर्तन होता होगा, जब विचलित होती होगी। यही कारण है कि वह जो तारे हैं वो हमको टिमटिमाते हुए क्या होते हैं, प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वहां पर टिमटिमा रहे हो, जबकि वास्तव में टिमटिमाते नहीं है, वो तो अपनी जगह वैसे ही हैं, उनका प्रकाश बिल्कुल सूर्य जैसे ही प्रकाश है। लेकिन टिमटिमाते हुए प्रतीत होने का मतलब क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। क्योंकि जब उनका प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आता होगा या हमारी आंखों तक आता होगा तो क्या होता होगा, उनके मार्ग में विभिन्न माध्यम होते होंगे, कई सघन कई विरल, तो कभी अवलंब से दूर हटना, कभी अवलंब के पास जाना, यही प्रक्रिया लगातार चलती जाती होगी और स्वाभाविक है वो हमको टिमटिमाते हुए क्या होते हैं, प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ये तारे टिमटिमाते हुए, तो ध्यान रखिएगा, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होना अर्थात क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ अपन ने उदाहरण देखें। दूसरा आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या बतलाया गया कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो उसके आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए तो वो दूसरे माध्यम में जाने की बजाय, यानी इस प्रकार से ये हो गया मान लो सघन, और ये हो जाता है विरल। हम जानते हैं सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। ठीक है, तो अब मान लो यहां से इसका आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान के बराबर जब होता है तो वो यहां चली जाती है, लेकिन थोड़ी सा मान उसका और बढ़ा दें, मान लो यहां कर दें, तो ये प्रकाश कण सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में प्रवेश करती है, तो यदि उसके आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए तो दूसरे माध्यम में जाने की बजाय उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है। यानी यदि ये कांच है तो कांच से कांच में ही चली जाए, वायु में जाए ही ना, तो यही घटना कहला जाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित क्या क्या है यहाँ पर, जैसे पानी में वायु के बुलबुले का चमकना, पानी में वायु के बुलबुले का चमकना, पानी के अंदर वायु का जो बुलबुला है उसका जो चमकते हुए दिखाई देना, वो वही है कि प्रकाश कण सघन से विरल, वायु का बुलबुला क्या है, विरल है, पानी क्या है, सघन है। जब प्रकाश कण सघन से विरल में जा रही होती है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो गया तो वायु के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पा रही और वहीं से वहीं लौट आ रही, तो जैसी वो उसकी परत से टकराती है तो वो हमको चमकता हुआ क्या होता है, दिखाई देता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। दूसरा, सिक्के का वायु में लटकते हुए दिखाई देना, ये भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तीसरा क्या हो जाएगा, कांच की परखनली का चमकते हुए दिखाई देना, कांच की परखनली का चमकते हुए दिखाई देना। जहां जहां ध्यान दीजिएगा, जहां जहां चमकना शब्द आए, चमकने का मतलब क्या, सघन और विरल माध्यम होना चाहिए। ठीक है, जहां जहां चमकना शब्द आए वहां समझ जाइएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो ये क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। काजल पुती गेंद का पानी में चमकना, काजल पुती गेंद आप भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक अपन यहाँ पर लोहे की बॉल ले लें, उसमें काजल पोत दें और उसको किसी चीज से लटकाया जाए और पानी के अंदर डुबोया जाए, तो क्या होगा, जब पानी के अंदर डुबोएंगे तो ये पूरे में पानी भरा हुआ है। अब प्रकाश कण जब सघन से विरल में जाएगी, यानी इसकी जैसी काजल यहाँ पर जाती है तो इसमें एक लेयर बन जाती है चारों तरफ किसकी लेयर होती है, वायु की। अब प्रकाश कण जैसे ही सघन से विरल में जाती है तो वो जो वायु की परत हो, यानी इसको भेद ही नहीं कर पा रही, वहीं से वहीं उसके आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, तो यहीं पर रही जाती है। और ये क्या होती है, ये चूंकि उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाती तो यहाँ से वो जो काजल है, गेंद है, वो क्या चमकते हुए अपन को क्या होती है, दिखाई देती है। तो ये भी इसका रीजन क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। इसका भी कारण क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे का चमकना, हीरे के चमकने का मतलब क्या है कि हीरे की विशेष संरचना होती है ना, हीरे की विशेष संरचना है, और जब कोई प्रकाश किरण हीरे के अंदर प्रवेश करती है तो उसके आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से जैसे ही अधिक हुआ, स्वाभाविक सी बात है, जैसे अपन यहाँ पर एक बनाए, मान लो ये इस तरह से अपन बना लें, तो इसमें क्या है, इसकी एक विशेष संरचना होती है। इसमें जैसे ही कोई प्रकाश कण क्या होती है, इसके अंदर प्रवेश करती है, तो अब जैसे मान लो प्रकाश कण इसके अंदर ये प्रवेश कर गई, अब जैसी प्रवेश करेगी तो इसकी संरचना ऐसी होती है कि उसके आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से क्या हो जाता है, अधिक, यानी क्या हो गया, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये प्रकाश कण यदि बाहर निकल आती तो वो नहीं चमकता,
लेकिन वो यहाँ जाती है, अब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हुआ तो यहाँ चली गई, यहाँ टकराई, ये फिर से अधिक हुआ तो यहाँ टकराई, फिर अधिक हुआ तो यहाँ टकराई, यहाँ टकराई, यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, वो लगातार अंदर ही अंदर क्या है टकराती रहती है और वो प्रकाश में बाहर ही नहीं आ पाती, तो जैसे ही टकराएगी तो चमकता है, स्वाभाविक है ना। प्रकाश में जहाँ अब अनुमान लगाइए कितना न चमकता होगा, हीरे इतना छोटा सा, और प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर। कितनी होती है प्रकाश की चाल? 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में तय कर सकता है। भाई अपनी यदि देखी जाए अनुमान कैसे लगा सकते हैं, जैसे पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है 6400 किलोमीटर, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है 6400 किलोमीटर। अब ये 6400 व्यास देखा जाए तो 12000 कितना हो गया लगभग 800, 12800 किलोमीटर, 12800 किलोमीटर ये क्या हो गया व्यास हो गया पृथ्वी का, ठीक है। अब प्रकाश की चाल कितनी है एक सेकंड में 3 लाख, यानी यदि आप पृथ्वी जैसे 22 लगभग 22 पृथ्वी को, लगभग 22 और 23 भी हो सकती है, 22 पृथ्वियों को एक के बाद एक ऐसी रख दिया जाए, अनुमान थोड़ी सा सोचें, हम यदि पृथ्वी जैसे जहां पर पृथ्वी जैसे 22 पृथ्वियों को एक के बाद ऐसे रख दें और सूर्य के प्रकाश को यहां से गुजारा जाए तो 1 सेकंड में पार कर जाएगा, 1 सेकंड में पार कर जाएगा। अनुमान लगाइए कितनी चाल होती हुई। तो इस प्रकार से क्या होती है, तो ये तो हीरे के अंदर स्वाभाविक कितनी बार ना टकरा जाता होगा उससे, ठीक है। यही कारण है कि हीरा इतना चमकता हुआ अपन को क्या होता है दिखाई देता है। तो ये अपन देखें प्रकाश के अपवर्तन तथा प्रकाश के अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से संबंधित उदाहरण। ध्यान रखिएगा इसमें ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला। सबसे ज्यादा जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तारे के टिमटिमाना और हीरे के चमकना। तारे का टिमटिमाने का मतलब होता है प्रकाश का अपवर्तन और हीरे का चमक का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हमने इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखी और भी हम इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज लेके आएंगे और हम वही क्वेश्चन यहाँ पर हल करवाते हैं जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सभी बच्चे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छी खूब पढ़ाई करें और अपन पुनः एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।